हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऐड हो गए हो सब लोग? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें ना? यस सर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो प्रीवियस क्लास हुई थी, प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे बोल दिया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स शुरू करूँगा। ठीक है? यस सर। थर्मोडायनेमिक का मोस्टली पार्ट कवर हो गया। अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, राइट? तो आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक को, सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। थर्मोडायनेमिक को दो पार्ट में कैरेक्टराइज किया गया। कौन से? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक, बेटा म्यूट कर लो। और सेकेंड वन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक, राइट? यस सर। अभी तक हमने जो डिस्कस कर रहे थे, कौन से किस थर्मोडायनेमिक का डिस्कशन हम कर रहे थे? जो प्रीवियस क्लास हो रही थी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक। ये बात हमने कर चुके हैं आपसे, ठीक है? अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक की हम बात करेंगे तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक में किस तरह की पार्टिकल की स्टडी करेंगे, किस लेवल पे हम स्टडी करेंगे। तो दोनों में मैंने प्रीवियस क्लास में डिफरेंस भी बताया था, और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक के बारे में मैं बात किया था, और वहां पे मैंने डिस्कस भी किया था, बोला भी था कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक में जो हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे। मतलब क्या? मतलब क्या? लिसन ना, मतलब क्या कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक में, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक में हम किसकी बात करते हैं? एक सिस्टम की बात करते हैं, जो सिस्टम कुछ ऐसे ही था, नहीं? एक वेसल था, वेसल के ऊपर ये पिस्टन लगा था, ये पिस्टन नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, जिससे वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, वो बहुत सारी बातें हमने किया, ठीक है? और इसमें डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दिया या रिलीज किया, और इसके अंदर जो होगा क्या थे? पार्टिकल थे, यस या गैस मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे थे। तो हम पूरे थर्मोडायनेमिक, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक में किसकी स्टडी किए थे? इस सिस्टम की, जो आपको दिख रहा है। क्लियर है ना? लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक की बात करूंगा, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक की बात करूंगा, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा किसके बारे में?
इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे, इसका मतलब क्या, जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है इनके बारे में हम बात करेंगे, राइट ना। Yes, इनके अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, क्लियर ना। yes, sir. अच्छा, एक बात बताना जरा, यहाँ पे जो हम थर्मोडायनेमिक की बात कर रहे हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक की, इसकी इंटरनल एनर्जी हमने डिफाइन किया था Yes, ना। sir. लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो एक दो पार्टिकल तो है नहीं, एक दो पार्टिकल तो है नहीं, ह्यूज नंबर ऑफ Yes, पार्टिकल की बात कर रहे हो ना आप यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ जो yes, गैस मॉलिक्यूल्स होंगे एक दो तो होंगे नहीं, ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होंगे ना यहाँ पे, 10 के पावर 23 के ऑर्डर के होंगे, राइट। 10 के पावर 23 के ऑर्डर के होंगे, क्लियर है ना। यस सर। तो आप बताना जरा, यहाँ पे सपोज करना जरा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को मैंने डिफाइन किया था ना क्लासिकल थर्मोडायनेमिक में, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक में इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया था। इंटरनल एनर्जी को मैंने क्या बोला था साहब, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नोन एज व्हाट, इंटरनल एनर्जी। अच्छा बताना जरा, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक की अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालूंगा भाई, यहाँ पे तो एक एक मॉलिक्यूल की स्टडी करने जा रहे हो ना, yes, sir. तो इसकी कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेट करेंगे, सबका कैलकुलेट करने के बाद हम ऐड करेंगे। एक तो तरीका हमारे पास यही है, Yes, sir. क्लियर है ना। बट क्या हम ये पॉसिबिलिटी है क्या, ये हमारे लिए पॉसिबल है क्या कि 10 के पावर 23 के ऑर्डर के पार्टिकल्स हैं, उनके सबकी हम क्या कर ले, सबकी एनर्जी कैलकुलेट करें, फिर ऐड करें और टोटल एनर्जी निकालनी, ये पॉसिबल है क्या, No, sir. नहीं ना। तो अब देखना जरा, तो हम बात क्या करेंगे, हम किस लेवल पे बात करेंगे भाई, जब हमको पता है कि 10 के पावर 23 का ऑर्डर के हैं के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, और ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम टोटल एनर्जी हम इसकी डिफाइन कर पाए एक एक कैलकुलेट करने के बाद। तो हम जो बात करेंगे ना, हम जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, चाहे इंट्रोपी हो, चाहे केमिकल पोटेंशियल हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे एनर्जी हो, किसके टर्म्स में बात करेंगे, एक एवरेज वैल्यू के टर्म्स में बात करेंगे। किसके टर्म्स में, एवरेज वैल्यू के टर्म्स में, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन कर पाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एवरेज वैल्यू के टर्म्स में। Average level. एवरेज वैल्यू का टर्म्स मतलब क्या, एवरेज इंटरनल एनर्जी, एवरेज इंट्रोपी, एवरेज केमिकल पोटेंशियल, एवरेज प्रेशर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे जो भी Yes, एवरेज sir. हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये सारी बातें हम जो करेंगे, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज इन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे, एक एवरेज वैल्यू के टर्म्स में बात करेंगे, एक प्रोबेबिलिस्टिक टर्म में बात करेंगे, राइट ना। हेलो, Yes, sir. यस सर। तो ध्यान देना जरा, सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल के प्रॉब्लम को डील किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल के प्रॉब्लम को डील किया, लेकिन कुछ टाइम बाद ये भी फेल हो गया। कौन सा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। अच्छा बताओ, कुछ कोई चीजें आप इन्वेंशन करोगे, ठीक है, तो उसका नाम अपने नाम पे रखोगे उस इन्वेंशन का, या अपने बगल वाले का नाम पे, अपने नाम पे रखना चाहोगे ना। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन Yes, ने sir. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने भाई ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल की प्रॉब्लम को डील किया। तो
उस स्टैटिक्स को कौन सा स्टैटिक्स बोलेंगे भाई? कौन से स्टैटिक्स बोलते हैं? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। लेकिन पार्टिकल को कैसा माना? पार्टिकल को डिस्टिंक्शबल पार्टिकल की तरह ट्रीट किया। जो यहाँ पे पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं ना, राइट ना, जो यहाँ पे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, पार्टिकल को कैसे कैसे ट्रीट किया? डिस्टिंग्विशेबल। पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। एक चीज मैं यहां पे मेंशन करूंगा, आइडेंटिकल एंड डिस्टिंक्शबल। आपसे पूछ सकता है, या पीएचडी के या छोटे मोटे ऐसे एग्जाम होगा, उसमें पूछ सकता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के अंदर किस तरह की पार्टिकल की स्टडी करते हो? तो कैसा होना चाहिए भाई पार्टिकल? किस तरह के पार्टिकल की स्टडी करेगा? पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल। आप पूछ सकते हो कि सर आप यहाँ पे आइडेंटिकल भी बोल रहे हैं और डिस्टिंक्शबल भी बोल रहे हैं, दोनों का क्या मतलब है? आइडेंटिकल भी है और डिस्टिंक्शबल भी है, तो दोनों का क्या मतलब है? अरे तो भाई देखो, यहाँ पे मान लो मैं एक एग्जांपल लिया, मान लो ये दोनों सेम साइज के हैं, सेम मटेरियल के हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं यार? यस सर। सेम साइज है, सेम मटेरियल है, हर चीज सेम है, तो ये क्या हो गए? आइडेंटिकल है ना? आइडेंटिकल। बात समझ में आ रही है? बट इसको मैं एक को मैं व्हाइट से कलर कर दिया, ठीक है, और एक को मैं ब्लू से कलर कर दिया। जब तक इसको दोनों को अलग अलग नाम नहीं देता, इसको ब्लू बोल दिया, इसको व्हाइट बोल दिया, इसको व्हाइट बोल दिया, इसको ब्लू बोल दिया ना, जब तक मैंने इसको नाम नहीं दे रहा था तब तक तो ये आइडेंटिकल ही थे। अब तो डिस्टिंक्शबल भी हो गए। बोलना जरा हाँ या ना? यस सर। अब इसे आप पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो दोनों को? अरे डिस्टिंक्शबल का मतलब क्या? पहचान सकते हैं सर। इसे आप पहचान सकते हो, राइट? तो इस तरह की पार्टिकल की हम स्टडी करेंगे। देखो आइडेंटिकल तो है ही है, और क्या है? डिस्टिंक्शबल भी है। तो इस तरह के पार्टिकल की स्टडी हम करते हैं। हाँ जी बोलो सर, थोड़ा इसे समझा दिया, आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल और द्वारा। लो भाई लो। मान लो ये पार्टिकल है, सेम मटेरियल का है, सेम साइज का, दूसरा पार्टिकल और ले लिया, तो ये आइडेंटिकल है ना? बात समझ में आ रही है? लो और भी पार्टिकल ले लिया, अब इसको मैंने इधर उधर कर दिया। बात समझ में आ रही है? इस पार्टिकल को यहां पे ला दिया, इस पार्टिकल को यहां पे ला दिया, इस पार्टिकल को यहां पे ला दिया, तो आपको पता चलेगा क्या ये? नो सर। ये आपको पता चलेगा क्या कि कौन पार्टिकल कहां पे है? ध्यान देना जरा। नहीं पता चलेगा ना? यस सर। अब जब पता नहीं चलेगा तो उस पार्टिकल को क्या, कैसा पार्टिकल बोलोगे? आइडेंटिकल बोलोगे या नहीं बोलोगे, या नॉन आइडेंटिकल? पार्टिकल। आइडेंटिकल ना? यस सर। अब बट देखना जरा, अगर मैं इसको नाम दे दिया, माना इसको मैंने बोल दिया ये ब्लू बॉल है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ये व्हाइट बॉल है। आइडेंटिकल तो है, लेकिन अब इसको मैं अलग अलग कलर से दिखा दिया, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए साहब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर आपकी स्क्रीन नहीं सर विजिबल हो रही। सर आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही सर, सबको अच्छा। ही नहीं हो रही सर, या मेरे इधर कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सबको नहीं हो रही होगी। नहीं सर हो रही है। हो रही है?
यस सर। भाई सब लोग बता दें। नहीं हो रही, इधर तो नहीं हो रही। हाँ इधर तो ठीक है सर। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे में कोई गड़बड़ी नहीं है ना। यस सर। आप एक बार ना ठीक है सर। कट होकर के ना, एक बार ओके। कट होकर हाँ जी होकर सर। फिर आप मतलब इसमें आ जाओ, फिर मैं ऐड फिर करूंगा। से ज्वाइन करूँ सर? हाँ हाँ, फिर से ज्वाइन हो जाओ, फिर मैं ऐड ओके सर, ओके। करूंगा। हाँ। तो अब आपको समझ में आया कि ये आइडेंटिकल भी है और क्या है, डिस्टिंक्टिबल भी है। यस। क्लियर Yes, हुआ sir. साहब आपको? नहीं हुआ? अरे जिसने पूछा था भाई बोल दो हाँ या ना। मैं यस हाँ सर। यस सर। अच्छा जी। लेकिन कुछ टाइम बाद मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स फेल हो गया। कुछ टाइम बाद मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? उसके पीछे क्या रीजन था? जैसे लो टेम्परेचर की बात करते हो ना, Yes, sir. लो टेम्परेचर की बात करते हो। यस सर। अच्छा, अपने क्वांटम तो पढ़ ही रखा होगा, पढ़ा है कि नहीं क्वांटम? आप लोगों ने एमएससी तो कर लिया है ना? यस सर। Yes, sir. एमएससी में क्वांटम है ना? यस Yes, सर। sir. आपने और एमएससी पास कर लिए हो तो इसका मतलब आपने क्वांटम पढ़ा है। आप ये नहीं बोल सकते हो, भले आपको आता है नहीं आता वो डजंट मैटर, ठीक है ना, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है। अभी पढ़ा नहीं तो पास कैसे हुआ? सवाल उठ जाएगा ही नहीं आपके डिग्री के ऊपर। यस सर। Yes, sir. हाँ जी, तो ठीक है, तो आपने क्वांटम में मान करके चल रहा हूँ, आप पढ़े हो, ठीक है। तो आप बताना जरा, वहां पे पार्टिकल इन बॉक्स की बात करते हो, तो पार्टिकल इन बॉक्स की बात करते हो तो क्या करते हो? इस ये वन डायमेंशन बॉक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्री पार्टिकल होता है। फ्री पार्टिकल की आपने एनर्जी डिफाइन करते हो। एनर्जी डिफाइन करते हो तो कितना आता है भाई एनर्जी? E इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर, 2ma स्क्वायर विड्थ 0 to a होती है। और इसका हम वेव फंक्शन लिखते हैं, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का के थ्रू हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उसका सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं, और फिर सॉल्यूशन के थ्रू बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए आप वेव फंक्शन डिफाइन करते हो। साइन n इज इक्वल टू √2/a sin n pi x l साइन n pi x by a। क्लियर है? ये सारी बातें आप करते हो, क्लियर है ना? खैर, तो यहाँ पे हर पार्ट कलर चेंज कर लो। हम बिल्कुल हम इसको हटा ही दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने वेव फंक्शन लिखते, हर पार्टिकल का अपना वेव फंक्शन होता है। अच्छा बताना जरा, जैसे अगर लो टेम्परेचर की बात करेंगे हम, थोड़ा ध्यान से सुनना जरा। जैसे आप लो टेम्परेचर की बात करोगे तो पार्टिकल पास पास आएंगे या पार्टिकल दूर दूर जाएंगे? पास पास आएंगे। जब पार्टिकल पास पास आएंगे, क्लियर है ना? यस सर। जैसे पार्टिकल पास पास आएंगे, आप कुछ देर पहले आपने बोला हर पार्टिकल का अपना वेव फंक्शन होता है, तो पास पास आएंगे तो उनका वेव फंक्शन कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा? कन्वर्ज करेगा सर। ऑब्वियसली बात है, वो उनका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा, राइट? यस सर। तो जैसे अब उनका वेव फंक्शन ओवरलैप कर जाएगा, अब यहाँ पे पार्टिकल को पहचानना आसान है या मुश्किल है? बोलिएगा जरा, अब यहाँ पे पार्टिकल को पहचानना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल होगा सर। मुश्किल हो जाएगा ना? बात समझ में आ रही है ना? तो अब वहां उस कंडीशन में पार्टिकल को हम डिस्टिंक्टिबल पार्टिकल ना बोल करके, जहां पे मुश्किल हो जाएगा, जहां पे पार्टिकल को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते, तो वहां पे उस पार्टिकल को, उस तरह के पार्टिकल को हम कौन सा पार्टिकल बोलते हैं? डिस्टिंक्टिबल या इनडिस्टिंक्टिबल? इनडिस्टिंक्टिबल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे हम Yes, लो sir. टेम्परेचर की बात की है, पार्टिकल पास पास आएगा और हर पार्टिकल का अपना वेव फंक्शन होता है और वेव फंक्शन ओवरलैप कर जाएगा। जैसे हम पार्टिकल का वेव फंक्शन ओवरलैप कर जाएगा, पार्टिकल को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या, वहां पे उस पार्टिकल का बिहेवियर कैसा हो जाएगा? इनडिस्टिंक्टिबल पार्टिकल की तरह। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो जैसे इनडिस्टिंक्ट, ये इसने क्या बोला, इसने किस तरह के पार्टिकल की स्टडी कर रहा है भाई? डिस्टिंक्टिबल पार्टिकल के लिए, लेकिन इनडिस्टिंक्टिबल पार्टिकल की ये स्टडी नहीं कर पाया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इनडिस्टिंक्टिबल पार्टिकल का मतलब कौन सा पार्टिकल? क्वांटम पार्टिकल या क्लासिकल पार्टिकल? क्वांटम। क्वांटम। क्वांटम पार्टिकल।
और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने किस पार्टिकल की स्टडी किया था? क्लासिकल या Distinguishable. डिस्टिंक्शबल? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? क्लासिकल या क्वांटम? क्लासिकल पार्टिकल। Classical. क्लासिकल पार्टिकल। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों जैसे अच्छा हो ही नहीं सकता कोई, सच में नहीं हो सकता। अपने जैसा कोई खोज करके दिखा दो मुझे, कोई है आप लोगों जैसा? सब लोग अपने आप में यूनिक हो, ठीक है? तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, ध्यान रखना जरा, किस तरह के पार्टिकल की स्टडी किया? डिस्टिंक्शबल या क्लासिकल पार्टिकल। तो इसलिए इस तरह के पार्टिकल के जो इसने जिस स्टैटिक्स के थ्रू इस तरह के पार्टिकल डिस्टिंक्शबल या क्लासिकल पार्टिकल के की स्टडी करते हैं, जिस स्टैटिक्स के थ्रू, उस स्टैटिक्स को हम बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स या क्लासिकल स्टैटिक्स, राइट? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स जैसे क्लासिकल स्टैटिक्स अगर नाम दे दे, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि हमें पता है कि भाई क्लासिकल स्टैटिक्स को कौन सा स्टैटिक्स बोलते हैं? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स बोलते हैं, राइट? क्लियर है ना? Yes, sir. लेकिन जैसे लो टेम्परेचर की बात आई, तो वहां पे लो टेम्परेचर पे पार्टिकल का बिहेवियर कैसा हो जाता है? इंडिस्टिंक्शबल पार्टिकल हो जाता है, मतलब क्वांटम पार्टिकल की तरफ हो जाता है। वहां पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने उन पार्टिकल की स्टडी नहीं कर पाया, और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड एट लो टेम्परेचर, specific heat of a solid at low temperature, black body radiation और कंडेंसेशन, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी फिनोमेना को डिस्क्राइब किसने नहीं कर पाया? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने। हेलो सर। क्या हाँ जी सर यहाँ तो हाई टेम्परेचर की बात हो रही है सर यहाँ। हाँ, यहाँ पे हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है ना? पार्टिकल दूर दूर होंगे तो पार्टिकल को हम आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है सर एंटी वेपर क्या होगा फिर? क्या जी? एंटी वेपर सर, एंटी नॉर्मल टेम्परेचर पर सर, कहाँ? नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अगर पार्टिकल दूर दूर होंगे, देखो जैसे हम बात कर रहे हैं ना, जैसे कंडेंसेशन की बात करते हैं, मेरी बात समझना जरा, जैसे कंडेंसेशन की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक है। लो टेम्परेचर का मतलब क्या? T टेंडिंग टू 0 केल्विन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। Yes, sir. T टेंडिंग टू 0 केल्विन पे इन्हीं पार्टिकल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। मैं बात करूंगा आपसे, डिटेल में बात करूंगा कंडेंसेशन की, जब मैं बात करूंगा स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर की बात करूंगा आपसे, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करूंगा, वहां पे लोअर वेवलेंथ लिमिट के लिए बात करूंगा, ये सारी बातें मैं करूंगा आपसे, ठीक है ना? Yes. तो जैसे T टेंडिंग टू 0 की बात करते हैं, हम कंडेंसेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अब देखना, या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में मूव करना शुरू कर देता है, उसके लिए एक्सप्रेशन आएगा, आपके सामने आएगा, ठीक है? तो वहां पे पार्टिकल का बिहेवियर क्या हो जाएगा? पार्टिकल का बिहेवियर क्या हो जाएगा? क्वांटम पार्टिकल की तरह हो जाएगा। अगर मान लो इसका 2-4 केल्विन या लगभग 4 केल्विन के बाद ना, 4 केल्विन के बाद या 3 केल्विन के बाद अप्रॉक्स पार्टिकल कहां पे आना शुरू कर देते हैं? एक स्टेट में आना शुरू कर देते हैं, इनके पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है ग्राउंड स्टेट की, ये मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है ना? तो जैसे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो अब वह फंक्शन क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा, तो इंडिस्टिंक्शबल पार्टिकल की तरह यही पार्टिकल बिहेव करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर 4 केल्विन या 4 केल्विन से अगर ज्यादा है तो डिस्टिंक्शबल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, राइट ना? Yes, sir. अब यस सर। अब मैं बात कर रहा हूं, अच्छा एक बात और, अगर डिस्टिंक्शबल पार्टिकल की आप बात कर, इनडिस्टिंक्शबल पार्टिकल की बात करते हो, इनडिस्टिंक्शबल पार्टिकल का मतलब क्वांटम पार्टिकल की बात करते हो। अच्छा, आपने पार्टिकल फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा होगा। देखो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक की हम बात करें ना, तो जैसे आपने क्लासिकल पार्टिकल की बात कर लिया ना, अब कुछ देर बाद आपने, अभी कुछ देर पहले क्वांटम पार्टिकल की भी बात कर रहे थे। ये सारी चीजों को रिलेट करती है, क्वांटम को भी, क्लासिकल को भी, ठीक है? Yes, sir. है। अब देखना जरा, क्लासिकल क्वांटम पार्टिकल को, आइडेंटिकल पार्टिकल को हम कौन सा पार्टिकल बोलते हैं? इंडिस्टिंक्शबल पार्टिकल को क्वांटम पार्टिकल। अब क्वांटम पार्टिकल को भी स्पिन के बेस पे 2 पार्ट में कैरेक्टराइज करते हैं,
fermions and bosons. क्वांटम पार्टिकल को on the basis of spin we characterize two part. बात करेंगे सर, पार्टिकल फिजिक्स की बात करेंगे आपसे, तो फर्मियान एंड बोसॉन, जिसकी स्पिन कितना हो, इंटीग्रल स्पिन हो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, राइट। और फर्मियान का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल हाफ स्पिन हो Yes, sir. या 5/2, राइट ना। Yes, sir. इस तरह का अगर स्पिन जो पार्टिकल शो करता है उसको हम फर्मियान बोलते हैं। तो फर्मियान की स्टडी किसने किया, फर्मी डिराक ने। बात समझ में आ रही है, फर्मियान की स्टडी किसने किया, फर्मी डिराक ने। फर्मी डिराक। तो एक स्टैटिक्स, उस स्टैटिक्स को हम कौन सा स्टैटिक्स बोलते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिक्स। बोसॉन की स्टडी किसने किया, बोस आइंस्टीन ने। बात समझ में आ रही है, बोसॉन की स्टडी किसने किया, बोस आइंस्टीन ने। तो उस स्टैटिक्स को हम कौन सा स्टैटिक्स बोलते हैं, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूटर, बोस आइंस्टीन, हाँ बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। तो इस तरह से आपने पूरे स्टैटिक्स को कितने पार्ट में कैरेक्टराइज कर दिया जी, 3 पार्ट में। 3 पार्ट में। कौन कौन सा सर पहला FD, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, FD and BE। हाँ, क्लासिकल पार्टिकल, मतलब क्लासिकल स्टैटिक्स या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स एक स्टैटिक्स हुआ। और क्वांटम स्टैटिक्स में, क्वांटम पार्टिकल में 2 तरह की स्टैटिक्स की हम बात करते हैं, फर्मी डिराक एंड बोस आइंस्टीन। तो इस तरह से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिक्स और बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, 3 पार्ट में हम कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। तो Yes, अब sir. आपको Yes, sir. समझ में आया कि किस स्टैटिक्स में किस तरह के पार्टिकल की स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया ना पूरा फिगर आपको, कि मैक्सवेल Yes, sir. बोल्ट्जमैन में कैसे पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल, फर्मी डिराक में पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल ऑफ स्पिन कितना, इंटीग्रल हाफ स्पिन, हाफ इंटीग्रल, राइट। इंटीजर, और बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स में आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल ऑफ स्पिन 0 1 2 3 अप टू सो, राइट। यस सर। तो आओ इसको एक जगह समराइज कर ले हम। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स आर क्लासिकल स्टैटिक्स, राइट। इसमें पार्टिकल कैसा होना चाहिए, सारी चीजें एक जगह नोट कर लें। पार्टिकल्स आर identical and distinguishable of any spin। इसमें स्पिन से तो कोई मतलब नहीं होगा, अगर डिस्टिंग्विश कर लिए तो डायरेक्ट हम बोल देंगे क्लासिकल स्टैटिक्स की।
particles are identical and distinguishable of enemies. सेकेंड वन क्या है? क्वांटम स्टैटिक्स। क्वांटम स्टैटिक्स को भी दो पार्ट में कैरेक्टराइज करते हैं जी। क्या है फर्स्ट वन? Fermi-Dirac statistics. बिल्कुल, फर्स्ट वन फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। और यहाँ पे बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। क्लियर है ना? फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें पार्टिकल कैसा होता है भाई? पार्टिकल्स आर identical and indistinguishable of spin one by two, 3 by 2, 5 by 2 up to so on with antisymmetric wave function. With antisymmetric wave function. एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? अभी आपने आइडेंटिकल पार्टिकल पढ़ा नहीं होगा। जैसे क्वांटम वाले सर आइडेंटिकल पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, राइट ना? तो वहां पे फर्मियान और बोसॉन की बात करेंगे और फर्मियान बोसॉन में जो फर्मियान का भी वेव फंक्शन डिफाइन करेंगे आइडेंटिकल पार्टिकल में, ठीक है? बोसॉन का भी वेव फंक्शन डिफाइन करेंगे आइडेंटिकल पार्टिकल में, ठीक है? वहां से ये सारी चीजें आ जाएगी आपको और वहां से आपको समझ में अभी आ जाएगा कि सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या है, राइट ना? लेकिन अगर एंटीसिमेट्रिक वेव आइडेंटिकल नहीं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की बात करें और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन की बात करें तो आपके जहन में एक बात बननी चाहिए कि यहाँ पे किस तरह के पार्टिकल की बात कर रहा है? फर्मियान की बात कर रहा है, राइट? फर्मियान का वेव फंक्शन जो आता है एंटीसिमेट्रिक आता है। अब बोसॉन का जो वेव फंक्शन हम डिफाइन करते हो एक्चुअल में भी हुआ नहीं है आपका, इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना अब यहाँ पे मैं वेव फंक्शन डिजाइन नहीं करा सकता क्योंकि वो अलग टॉपिक है, ठीक है? मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें आती है।
अगर नहीं आता है तो किसी दिन मैं बता भी दूंगा, ठीक है। अब देखना जरा इसके अंदर पार्टिकल्स आर identical and indistinguishable of spin S is equal to 0, 1, 2 up to so on with symmetrical wave function. और ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, फॉलो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन का एक्सक्लूसिव कभी नाम सुना है? एक्सक्लूसिव न्यूज। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? अपने न्यूज देखते होंगे तो एक्सक्लूसिव का नाम सुना होगा, कभी कभी आपके स्क्रीन पे आ जाता है टीवी पे। तो एक्सक्लूसिव न्यूज, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि सेम स्पिन का एक ही पार्टिकल एक स्टेट में लाई कर सकता है। बात बन रही नहीं बन रही? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि सेम एक ही पार्टिकल, अगर सेम स्पिन का एक ही पार्टिकल एक स्टेट में लाई कर सकता है। लेकिन ये जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स है डज नॉट फॉलो द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, डज नॉट फॉलो Pauli's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। और ये भी फॉलो नहीं करेगा, मतलब क्या कि बोस-आइंस्टीन के केस में, बोसॉन के पार्टिकल के केस में, अगर पार्टिकल बोसॉन हो तो एक स्टेट में 10 भी पार्टिकल रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 20 भी पार्टिकल आ सकते हैं। लेकिन फर्मियान के केस में नहीं, सेम स्पिन का एक ही पार्टिकल एक स्टेट में लाई करेगा साहब। बात बन रही है ना? यस सर। और इसके केस में भी, क्लासिकल पार्टिकल के केस में भी ये भी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि स्पिन का ध्यान ही यहाँ पे लिख ही दिया ऑफ एनी स्पिन, कोई सा भी स्पिन हो सकता है, बस पार्टिकल को डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। अगर पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है या नाम दे दिया है तो वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आएगा। और वहां पे एक स्टेट में ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। एक स्टेट में 10 भी पार्टिकल रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, ठीक है ना। आएगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। क्लियर है? यस सर। ओके, तो इस तरह से आपने देख लिया कि 3 तरह के स्टैटिक्स की बात करेंगे, क्लासिकल स्टैटिक्स, फर्मी-डिराक स्टैटिक्स और बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। किस स्टैटिक्स में किस तरह की पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रीवियस इसमें बताया भी था कि यहाँ पे एवरेज वैल्यू के टर्म्स में बात करेंगे और ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल। रुक जाइए, डट जाओ। चले हम आगे। यस सर। ओके, तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक जो है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं नोट कर देता हूँ। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अच्छा, एक बात बताना जरा, जो
क्लासिकल मैकेनिक्स में किस तरह के पार्टिकल की बात करते हो? डिस्टिंक्शबल पार्टिकल की ना? और Yes, sir. क्वांटम मैकेनिक्स में इंडिस्टिंक्शबल पार्टिकल की बात करते हो। तो यहाँ पे दोनों तरह की पार्टिकल की बात कर रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ रही है? तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या ये मैकेनिक्स का ब्रांच है? बोल सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. वही मैं नोट करने जा रहा हूँ, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। Mechanics which deals with problem of a system which deals the problem of large number of particles, which deals the problem of large number of particles, huge number of particle की प्रॉब्लम को डील करता है। large number of particles। बाय कोई पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आया है तो मुझसे पूछ सकते हो। बाय स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोल सकते हैं। बाय स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वी कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ, मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे एवरेज वैल्यू के टर्म्स में बात करते हैं। तो बाय स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वी कैलकुलेट the average value of bulk material initially this mechanics was developed by Maxwell Boltzmann, this branch of mechanics is called मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, या डायरेक्ट में लिखता हूं MB स्टैटिक्स। हाँ, क्लासिकल स्टैटिक्स। right, but it failed to explain black body radiation। BBR लिख दिया, या चलो पूरा ही लिख देता हूँ, आपको वो क्या लिखती है ये
explain black body radiation specific heat of a solid at low temperature specific heat of a solid at low temperature and Bose-Einstein condensation. And Bose-Einstein condensation. बहुत सारी फिनोमेना है जिसको डिस्कस नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसने? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने. Then another branch of mechanics was developed. Another branch then another branch of mechanics is developed by Fermi-Dirac, and Bose-Einstein. Fermi-Dirac and Bose-Einstein is known as Fermi-Dirac statics. Is known as Fermi-Dirac statics and Bose-Einstein statics. Right? Fermi-Dirac statics and Bose-Einstein statics. This new branch of mechanics is called quantum statics. Is called quantum statics. राइट ना? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी. अब चलिएगा जरा, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगे हमें रोक देना, क्योंकि समझना जरूरी है. जैसे आप थर्मोडायनामिक पिक्चर की बात करते थे. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बोलिए. सर पीछे वाला दिखाना पेज थोड़ा. बिल्कुल दिखाएंगे जी. लो आपकी बात मान लिया. सर इससे लास्ट वाले सर ये बट इट फेल टू एक्सप्लेन समझाना थोड़ा सर. But it failed to explain black body radiation in specific heat of a solid at low temperature and Bose-Einstein condensation. देखो इसने बहुत सारी प्रॉपर्टी तो ये कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बट ये जो प्रॉपर्टी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की मैं बात करूंगा तो ये फेल हो जाएगा.
कहाँ पे फेल होगा वो बात करूंगा, लो वेवलेंथ लिमिट की बात करूंगा, अभी इसका डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, सारी बातें करूंगा। लेकिन अभी ध्यान रखना जरा, इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसने? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने। देखो यहाँ पे लिखा हो ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स या क्लासिकल स्टैटिक्स, इनिशियली दिस मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, दिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स या क्लासिकल स्टैटिक्स। बट ये कुछ टाइम बाद फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, राइट? और जो लो टेम्परेचर पे किसी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट अगर डिफाइन करते हैं वो भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कंडेंसेशन की बात करते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, मतलब बोसॉन गैस को कंडेंस करा रहे थे, उस टाइम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया सक्सेसफुली। तो अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो क्या हो गया? फेल हो गया ना कुछ टाइम बाद, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, इन सब प्रॉपर्टी के लिए क्या हो गया? वो फेल हो गया। तो जब फेल हो गया तभी तो जाकर के क्वांटम स्टैटिक्स की अगर सभी बातें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से बन जाती तो हमें दो स्टैटिक्स पढ़ने की क्या नीड पड़ती? नहीं पड़ती ना। यस सर। वही लिखा हूं, बट इट फेल्ड टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। देन अनदर ब्रांच ऑफ क्या जी? लो टेम्परेचर बी वाला भी सर फेल हो गया, बोस-आइंस्टीन वाला। क्या जी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन सर फेल हो गया। नहीं भाई, जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की बात करेंगे, बोस-आइंस्टीन में किसकी बात करेंगे? सर ये लो टेम्परेचर पे ये भी फेल हो गया सर। कौन? ये नहीं, ये इसको एक्सप्लेन कर दिया ना, ये फेल हो गया Yes, साहब। sir, yes, ये sir. लो टेम्परेचर ये फेल हो गया। बोस-आइंस्टीन में बोसॉन की बात करते हो ना, अब बोसॉन की स्टडी किसने किया? बोस-आइंस्टीन ने किया। तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स Yes, की है sir. अंतर्गत हम इसकी बात करेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की। ठीक है, ओके सर। चलो मैं आगे ना। ओके सर। ओके, अब देखिएगा जरा, क्यों रुला रहे हो बच्चे को भाई? अब देखना जरा, हम थर्मोडायनेमिक पिक्चर की अगर मैं बात करूं, पिक्चर का मतलब समझ रहे हो ना? ये थर्मोडायनेमिक एक ऐसी पिक्चर की बात की है हमने, मतलब थर्मोडायनेमिक बस इसी तरह की पिक्चर की हम बात करते हैं। आप लोग वो दूसरा पिक्चर मत समझ लेना, बस थर्मोडायनेमिक में ये पिक्चर चलता है। ठीक है, इनिशिएट तो यहीं से किए हुए थे, सिस्टम की स्टडी करते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल पिक्चर की बात करूंगा मैं। तो देखिएगा जरा ये कैसे चलेगा। स्टैटिस्टिकल पिक्चर की बात करूंगा तो यहाँ पे इस तरह का स्टेट मिलेगा, इस तरह का डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट मिलेगा। राइट, यह डिफरेंट एनर्जी स्टेट में पार्टिकल यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। डिफरेंट एनर्जी स्टेट की बात करेंगे हम। बीच में नहीं रह सकते। हाँ, बीच में नहीं ना रहेगा सर? अरे नहीं रहेगा ना। यहाँ पे अगर क्वांटम की बात करते हो तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात करते हो ना, क्वांटाइज्ड स्टेट की बात करते हो ना, बीच में नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं आकर के रहेगा। ठीक है, या तो यहाँ पे रहेगा, या तो यहाँ पे, यहाँ तो यहाँ पे। मैं मान करके चलता हूँ यहाँ पे कि इसमें जो है N1 पार्टिकल लिया, आराम से पढ़ो समझ करके, N2 पार्टिकल लिया, N3 पार्टिकल लिया, N4 पार्टिकल लिया और N5 पार्टिकल लिया। ठीक है ना, N1, N2, N3, N4, N5। क्लियर? N1 का नंबर ऑफ पार्टिकल है, N1 की जगह पे 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं ऐसे लिया कि स्टेट में N1 पार्टिकल है,
इसी स्टेट में N2 पार्टिकल है, इसी स्टेट में N3 पार्टिकल, इसमें N4 है और इसमें N5 है, राइट? क्लियर है? इसमें Yes, sir. एक पार्टिकल की एनर्जी E1 है, ठीक है? इसमें एक पार्टिकल की एनर्जी E2 है, इस स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग एक पार्टिकल की एनर्जी E2 है, इसमें एक स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग एक पार्टिकल की एनर्जी E3 है, इसमें E4 है एंड इसमें E5 है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? ठीक है? और यहां पे जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक पैरामीटर था, क्या था? स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या था यहां पे? PVT, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स बोल सकते हो। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर क्या था? Yes, sir. Pressure, volume and temperature. बिल्कुल। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर क्या था? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, Mu. Yes, sir. ठीक है? और यहां पे क्या होगा? यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर जो होगा, इसी से हम बात बना ले जाएंगे सारी बात। स्टैटिस्टिकल पैरामीटर जो होगा, N E V। N का मतलब वेयर N इज इक्वल टू T नहीं होता इसमें, क्या जी? T टेम्परेचर। यहाँ पे साइलेंट है एनर्जी पे, ठीक है ना? ओके सर। क्लियर है? यस सर, यस सर। तो वेयर N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, number of where N is equal to total number of particle, E is equal to total energy of the system, ठीक है? कैपिटल E और V is equal to total volume of the system। अच्छा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? कंजर्व क्वांटिटी होती है ना? एनर्जी तो कंजर्व क्वांटिटी होती है। यस सर। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी व्हाट यार? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट ही होगा। हो सकता है कि पार्टिकल यहां से इस स्टेट से इस स्टेट में जाए, इस स्टेट से इस स्टेट में जाए, इस स्टेट, लेकिन ओवरऑल सिस्टम की जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हम क्या करेंगे? कांस्टेंट लेते। क्लियर है? यस सर। इस चीज को ध्यान में रखना जरा। अच्छा, एक बात और बता दो, मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लूं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपसे पूछ लूं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n इक्वल टू क्या है? मैं लिखूंगा, बताना जरा कोई। n इक्वल n1 प्लस के n2 प्लस के n3 प्लस के n4 अप टू सो ऑन ना। मान लो ith स्टेट तक जाए, NI तक। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मान लो ith स्टेट है, ni है। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर इसे इनफाइनाइट स्टेट नहीं बोल सकते सर? यहाँ पे इसी को एन आई आई स्टेट है सर, ये आई हमारी, हाँ हाँ, इसे इनफाइनाइट बोल सकते सर? कहाँ पे? 0 टू, हमने ith स्टेट लिया, इनफाइनाइट स्टेट जा सकते हो, लेकिन वहां की Yes. जो एनर्जी जो होगी ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर nth इक्वल टू इनफाइनाइट की अगर मैं बात करता हूं, तो आप देखो एनर्जी ब्लो अप कर जाएगी। जैसे पार्टिकल क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम का नाम सुना है आपने? यस सर। तो एनर्जी क्या होती है?
इज इक्वल टू जीरो होती है। माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है ना। और एन की वैल्यू इनफाइनाइट लोगे तो समथिंग बाय इंफिनिटी किधर की तरफ हो जाएगी, जीरो की तरफ हो जाएगी ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमने जनरली हम ith स्टेट तक चल रहे हैं अभी, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुकिएगा जरा आप लोग। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, m इज इक्वल टू समेशन ऑफ ni। तो ध्यान रखना जरा, कहीं कहीं मैं कैपिटल N की जगह पे समेशन ऑफ ni लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना आप तो? यस सर। अच्छा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोल दूं मैं, E इज इक्वल टू कैपिटल E इज इक्वल टू व्हाट है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर मैं बोलूं, N1 even plus N2 to dash सिस्टम E इज इक्वल टू, पहले वाले में कितने पार्टिकल है, पहले वाले में कितने पार्टिकल है जी स्टेट में? N1, और एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी है? E1 है। तो N1 पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी भाई? N1 E1 यस सर प्लस N2 E2 प्लस N3 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 E3 प्लस के N4 E4 अप टू सो ऑन, राइट? लिख सकता हूं ना? तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 अप टू सो ऑन। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ NiEi। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे? नो तो सर। मैं लिख दूंगा, मैं बार बार जो डेरिवेशन करूंगा उसमें, या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात करूंगा, या हाँ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करूंगा, तो वहां पे डायरेक्ट NiEi समेशन ऑफ NiEi की जगह पे कैपिटल EI लिख सकता हूँ, ठीक है ना। वो बात की बात है। Yes, sir. लेकिन ध्यान रखना जरा, ये एक सिस्टमेटिक वे में आपको चल रहा हूँ कि आपको अचानक कहीं अगर मैं लिख दूं समेशन ऑफ NiEi तो घबराए ना, ठीक है। ओके, चलो एक मैं प्रॉब्लम से के साथ डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करता हूँ, आपको आएगा समझ में, बट एक प्रॉब्लम के साथ इसको स्टार्ट करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग डालो, डिस्ट्रीब्यूशन। Find the number of ways of distribution of particle. Find number of ways of distribution of particles. When three distinguishable particles डिस्टिंक्शबल है तो ABC नाम दे सकता हूं, ABC are to be distributed in a box, are to be distributed in a box such that
सच दैट केस फर्स्ट लेकर के चलता हूं मैं। केस फर्स्ट, एक बॉक्स है डिस्ट्रीब्यूटेड, एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स लिया मैंने, 3 पार्टिकल्स लिया, ये 3 पार्टिकल लिया। केस फर्स्ट लेकर के चलता हूं मैं। if if 2 particles are distributed in a box, if 2 particles, ये कलर आपको दिखेगा नहीं, समझ नहीं रहा है। मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं। if 2 particles are inside the box, देखो जी, ये ए बी सी 3 पार्टिकल्स है और इस एक बॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इस बॉक्स के अंदर 2 पार्टिकल एक साथ आए। इस बॉक्स के अंदर 2 पार्टिकल एक साथ आए तो क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा साहब? या तो ए भी आ सकता है, तीन कॉम्बिनेशन, बी सी आ सकता है, सी आ सकता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी होगी क्या? बोलिएगा जरा। नो सर। No, sir. नहीं है। नो एक केस और लिया मैंने, केस सेकंड की अगर मैं बात करूं, if 1 particle inside the box, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एक पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, तो कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, कितने वेज हो सकता है? या तो ए को रख लें, या तो बी को रख लें, या तो सी को रख लें। इसके अलावा एक ही पार्टिकल को रखना है तो ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, राइट? अगर आपको कोई और कॉम्बिनेशन दिखे तो फिर बोलना हमें, ठीक है? एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, ठीक है? मैं अभी फार्मूले पे फिट कर दूंगा आपको। इसके लिए अगर 10 पार्टिकल हो, 20 पार्टिकल हो या 100 पार्टिकल हो तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो बात की बात है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं तो आपको समझ में आए। इफ 3 particles are inside the box, कहने का मतलब कि तीनों के तीनों पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर लाई कर जाए तो क्या होगा जी? एक ही इसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा क्या? इसके अलावा No, कोई sir. डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा क्या? नो सर। अच्छा,
ओके, अच्छा मुझे यहाँ पे बताइएगा जरा, यहाँ पे बताइएगा जरा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिला है? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना जरा, मैं बार बार डिफरेंट बुक में डिफरेंट है, लेकिन मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करूंगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया? 7 हद है, 3 दो पार्ट, 3 तीन ना जी, इस वाले कंडीशन के लिए, टोटल इस वाले केस के लिए, राइट? नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिया है का। अब देखना जरा, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड केस के लिए कितना आएगा? 3 और यहाँ पे जी 1 अच्छा, आपने कभी बचपन की बात याद थोड़ा सा करो, 11th की बात, 11th में आपने कैसे डिफाइन करते थे? अगर n पार्टिकल्स था, n पार्टिकल में r पार्टिकल को लेकर के, n डिस्टिंक्शुअल पार्टिकल में से r डिस्टिंक्शुअल पार्टिकल को लेकर के नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे, तो क्या किसकी बात करते थे? NCR की ना? यस सर करते थे ना? यस सर क्लियर है? अच्छा आओ यहाँ पे आते हैं। अच्छा बताना जरा, यहाँ पे कितने पार्टिकल्स है टोटल? 2 पार्टिकल हद है, 3 है ना? 2 पार्टिकल कहाँ से साहब? यस सर 3 है ना? 3 में से कितने पार्टिकल को चूज किया आपने? 2 को 2 को। तो क्या होएगा? 3C2 तो उसी को नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बट बोलते थे 3C2। देख सकता हूँ ना, 3 में से 2 पार्टिकल को चूज किया है यहाँ पे, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 कितना हमने डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला है? 3 निकालो। क्लियर है ना? अच्छा यहाँ पे देखिएगा जरा, इसमें से 3 में से कितने पार्टिकल को चूज कर रहे हैं इस बॉक्स के अंदर? 1 तो ओमेगा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या 3C1? यस यस सर सर तो क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2, अभी भी क्या आ जाएगा? 3 आया है क्या? यस यस सर सर अच्छा जी, यहाँ पे क्या होएगा? 3 में से तीनों पार्टिकल को लिया है ना आपने? 3C3 1 आया है क्या? यस सर यस सर क्लियर है ना? तो मैंने क्या किया था, उसी फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर दिया था। उस फॉर्मूले को अब यहाँ पे अगर 10 पार्टिकल हो चाहे 20 पार्टिकल में से 4 पार्टिकल को लेकर के हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, या 100 पार्टिकल में से 20 पार्टिकल को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन करें, अब तो आपके लिए इजी हो गया ना? यस सर यस सर क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखना जरा,
ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? इसी नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं क्या? दिस वन स्टेट। कौन सा स्टेट? राइट ना? बात समझ में आ रही है? तो माइक्रो स्टेट यहां पे कितना है? बोलना जरा। 3 है ना? यस सर। क्लियर है? और जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कितने बॉक्स लिया था? एक ही बॉक्स लिया था ना? इस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे? मैक्रो। क्लियर है? इस बॉक्स को क्या बोलेंगे? दिस वन स्टेट। और इसके अंदर नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे? दिस वन स्टेट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस। Yes, sir. दोनों में आपको मतलब ये पता चला, डिफरेंस पता चला कि इस स्टेट को कैसे हम डिफाइन किया, और इस स्टेट को नंबर ऑफ, इसको हम जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको दिस वन स्टेट, एंड जितना नंबर ऑफ उस स्टेट में जितना नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम दिस वन स्टेट बोलेंगे, माइक्रो स्टेट बोलेंगे। राइट? तो मैं क्या बोल सकता हूं? क्या इस स्टेट के अंदर, दिस वन स्टेट के अंदर, मतलब मैं बोल सकता हूं क्या इस स्टेट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ये स्टेट लाइक कर सकता है? देखो यहां पे एक ही स्टेट है ना, माइक्रो, इसके अंदर Yes. 3 लाइक किया नहीं किया? किया है sir. ना? तो Yes, अब sir. देखना जरा, यहां पे भी क्या है? एक ही है, इसके अंदर भी 3 लाइक किया, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 आ रहा है ना? Yes, बोला sir. हाँ या ना? तो मैं Yes. ये बोल सकता हूं क्या बेहिचक कि दिस स्टेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर ये लार्ज नंबर ऑफ दिस वन स्टेट लाई करेगा? Yes. बोल सकता हूं ना? Yes, sir. तो अब आपको डिफिनीशन अगर देना होगा नंबर माइक्रो स्टेट का, MICRO, ठीक है? तो कैसे हम करेंगे, कैसे देंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देखना जरा मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, number of ways of distribution of a particle, number of ways of distribution of the particle in किसमें? this one state, macro, which follow the given restriction are called यहां पे देखो 3 केस लिया था मैंने, तो तीनों में अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लिया था नहीं लिया था? Yes, sir. Yes, sir. वही मैंने लिखा हूं, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ माइक्रो स्टेट व्हिच फॉलो द गिवन रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड माइक्रो स्टेट। बात बनी नहीं बनी? अरे नहीं बनी तो भी बोल दो, बनी तो भी बोल दो। Yes, sir. ओके, क्लियर है? Yes, sir. तो मैं ये लिख ही सकता हूं, ये लाइन जो लिख रहा हूं मैं गलत लिख रहा हूं या सही लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। लार्ज नंबर ऑफ ठीक है, लिख सकता हूं ना? Yes, sir. Yes,
Yes, sir. और इसको माइक्रोस्टेट को हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। एक लफ्ज और यूज करते हैं, वो उसको भी मैं मेंशन कर रहा हूं। नंबर ऑफ in a microstate is called thermodynamic probability. Is called thermodynamic probability. जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा को थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। बात एक ही हुई, नाम अलग अलग हो गया। अच्छा, मुझे एक बात और बता दो, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ वेज if r distinguishable particle out of n r distinguishable particle out of n are distributed in a cell. Distributed in a cell, then the number of ways of distribution, then the number of ways of distribution, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मैं लिख सकता हूं क्या, NCR। बोलना हाँ या ना, बोलिएगा जरा। ये क्या लिखा हूं मैंने, R में से N में N डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल में से R को डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल को लेकर के नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, NCR ही तो होगा। बात बनी नहीं बनी अभी, आपको समझ में आ गया? हेलो, यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। रब कर दें, ये क्यों आ गया बीच में। हर्षप्रीत भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? एक पॉइंट्स और लिखता हूं, अगर स्पिन के बेस पे अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट डिफाइन करना हो तो किस तरह से हम करते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन number of ways of distribution of spin S for n distinguishable particle
for n distinguishable particles, omega is equal to टू एस प्लस 1 के पावर n। अगर स्पिन दे दिया डिस्टिंक्शनल पार्टिकल हो तो वहां पे डायरेक्ट जितना नंबर ऑफ 2s प्लस 1 जितना पार्टिकल हो वो कर दोगे, आपको फिर कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वाले फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। यूज करूंगा इस फार्मूले को भी, लेकिन कुछ टाइम थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, राइट। अब देखो थोड़ा सा और डीप में हम चलते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं थोड़ा सा। प्रॉब्लम ये है, if n particles are to be distributed, if n particles are to be distributed into a box, such that box 1 contain n1 particles and box 2 contain n2 particles. Find the number of ways of distribution. Find the number of ways of distribution. Find the number of ways of distribution, right? देखो दो बॉक्स है तो n1 प्लस के n2 इज इक्वल टू कैपिटल N हो जाएगा क्या? होगा ना? बोला है। तो अब देखना जरा, तो n में से n1 पार्टिकल तो इसमें आ गया। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? n है। n में से n1 रखना है इसमें है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो कैसे हम निकालें बताना जरा। ओमेगा इज इक्वल टू nc n1 r, nc n1 निकाल लो। अब जो नेक्स्ट वाले बच्चे वाले पार्टिकल कहाँ पे आ जाएंगे? इस वाले स्टेट में आ जाएंगे। r या आप nc n2 निकाल लो, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। देखना जरा ये क्या मिलेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस के n1 r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n2 इंटू n माइनस के n2। यही होगा ना जी? यस दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इस पे भी लगेगा सर। अब देखना जरा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1, n माइनस के n1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं? यहां से n माइनस के n1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं? n2। तो फैक्टोरियल n2 लिख सकता हूं क्या? यस सर। n माइनस के n1 की जगह पे तो क्या मिलेगा? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2। क्लियर है? या फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n2 तो है ही है, और n माइनस के n2 की जगह पे क्या ले सकता हूं यहां से? n1। तो क्या मिल जाएगा? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2 दोनों इक्वल मिला नहीं मिला? यस सर। क्लियर है ना?
तो यहां से क्या मिल गया आपका? प्रोबेबिलिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2, राइट ना? यस। और दूसरे वाले जो लिए थे फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2। क्लियर है? मैंने क्या किया था, यहाँ पे दो बॉक्स लिया था, इसमें n1 और इसमें n2 पार्टिकल की बात किया हुआ था, ठीक है? या मैं इस तरह से दो स्टेट ले लूं, देखना जरा, ये दो स्टेट ले लूं, इसमें n1 रख लूं और इसमें n2 पार्टिकल रखूं, और नंबर ऑफ एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n इज इक्वल टू n1 प्लस के n2 है, ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिल रहा है? या तो इस तरह से दो बॉक्स ले लो या इस तरह से दो स्टेट ले लें, दोनों बात एक ही हुई जी। डिस्ट्रीब्यूट किसमें कर रहे हो, या बॉक्स में कर रहे हो या यहाँ पे स्टेट में कर रहे हो, बात तो एक ही हुई ना। हेलो, यस सर। तो आप बताना जरा कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिला? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2, राइट ना? यस सर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओमेगा इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2। यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नो। नहीं ना? अच्छा बताना जरा, इसी तरह से मैं अब तो यहीं से जनरलाइज कर लूंगा ना? यस सर। इसमें n1 पार्टिकल ले लूं, इसमें n2 पार्टिकल ले लूं, इसमें n3 पार्टिकल ले लूं, इसमें n4 पार्टिकल ले लूं, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, और n इज इक्वल टू कितना हो जाए? n1 प्लस के n2 प्लस के n3 प्लस के n4, राइट? तो यहां से जनरलाइज हमें कर सकता हूं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2 इंटू फैक्टोरियल n3 इंटू फैक्टोरियल n4। कितना इजी हो गया ना? तो नहीं हो गया क्या? यस बात सर। समझ में आ आई रही कि स्टेट नहीं? तक पहुंच जाएंगे ऐसे तो सर? क्या जी? आई स्टेट तक सर, आई सेल तक। हाँ, जा सकते हो, जा सकते हो, जा सकते हो। यस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर। यस सर। तो अब देखना जरा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर तीन पार्टिकल्स है डिस्टिंक्टिबल पार्ट, अगर मान लो तीन ही स्टेट है, हेलो, इसमें इसमें दो पार्टिकल, इसमें दो पार्टिकल, इसमें एक पार्टिकल और इसमें एक पार्टिकल के नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 4, ठीक है ना? यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने आ जाएंगे? तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? फैक्टोरियल ओमेगा इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल n का मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ना। यस सर। और इसमें कितने पार्टिकल्स है? n1, तो इसमें कितने पार्टिकल्स है? 2 पार्टिकल, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल इसमें कितने पार्टिकल है? 1, तो फैक्टोरियल 1। देखो कितना इजी हो गया, नहीं हुआ क्या? यस सर। इंटू फैक्टोरियल 1, जो आएगा कैलकुलेट नहीं कर लोगे यहाँ से? हो जाएगा सर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो। लीजिए, ये जो है, अच्छा एक बात और बता दो, ये जो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ, डिस्टिंक्टिबल पार्टिकल के लिए निकाल रहा हूँ, इनडिस्टिंक्टिबल पार्टिकल के लिए? डिस्टिंग्विशेबल। जब यहाँ नाम दे दिया A B C D, तो क्या होगा? डिस्टिंक्टिबल होगा ना? ठीक है ना? Yes, तो sir. ये डिस्टिंक्टिबल क्लासिकल पार्टिकल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ना कि क्वांटम पार्टिकल के लिए। उसके लिए अलग होगा, वो मैं जब क्वांटम स्टैटिक्स की बात करूंगा, फर्मी डिराक बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स की बात करूंगा, मैं वहां पे उसकी बात करूंगा, राइट ना?
यस सर यस। ओके, तो अब देखिएगा जरा, कोई पूछ रहा था कि सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर। तो देखो क्या है कि अब देखो ना जरा, यहाँ पे N1 पार्टिकल, N1 का मतलब 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। N2 का मतलब 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये नंबर्स हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे N1 पार्टिकल लिया है, यहाँ पे N2 पार्टिकल, यहाँ पे N3 पार्टिकल, यहाँ पे N4 पार्टिकल। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, किस फॉर्मूला से डिफाइन किया आपने? इस फॉर्मूला से डिफाइन किया ना। यस सर। और चूंकि ये डिस्टिंक्शनल पार्टिकल के लिए तो मैं एक एग्जांपल लिया डिस्टिंक्शनल का ही। तो 4 पार्टिकल है, n = 4, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ग्राउंड स्टेट में कितने 2 पार्टिकल आए एक्साइटेड, और अपर 2 एक्साइटेड स्टेट में कितने एक एक पार्टिकल आए। राइट? यस बात बन रही है? यस सर। तो इसमें 2 रख दिया, इसमें 1 रखा और इसमें 1 रखा। इस तरह से कितने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये हमें बताना है। अब देखो कैसे, या छोड़ो, अब थोड़ा सा और इजी करते हैं इसको समझने के लिए। ये 2 स्टेट लिया मैंने, ये 2 स्टेट लिया, 3 पार्टिकल लिया। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर, नंबर ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लो चलो हटा दिया, ए बी और सी, ये 3 पार्टिकल लिया और 2 स्टेट लिया। पहले तो एक ही बॉक्स लेकर के चल रहा था ना, ये एक ही स्टेट लेकर के चल रहा था। अब 2 स्टेट ले लिया या 2 बॉक्स ले लिया इस तरह से। राइट ना? अब 3 पार्टिकल है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये इसमें तो ये तुम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा, मैं पहले ही बात बता दिया हूं। क्योंकि क्लासिकल पार्टिकल बोसॉन्स 2 ऐसे पार्टिकल है जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। एक स्टेट में चाहे 3 के तीनों पार्टिकल आ सकता है या 2 भी पार्टिकल आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन दे रहा हूं। देखो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं एक चीज मैंने मेंशन किया है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेंशन किया है। देखना जरा, ए माइक्रो, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल इन ए माइक्रो स्टेट व्हिच फॉलो द गिवन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन दिया है ना। अगर मैं यहाँ पे अगर रिस्ट्रिक्शन लगाऊं कि 2 पार्टिकल, एक ग्राउंड स्टेट में 2 पार्टिकल, यस सर। ग्राउंड स्टेट lies 2 particles and excited state have 1 particle। तो कितना नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो देखिएगा जरा, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया ए बी सी। क्लियर है? अब पार्टिकल डिस्टिंक्शबल है तो इसको हम इंटरचेंज तो कर सकते हैं ना। एक तो कॉम्बिनेशन ये हो गया। अब देखना जरा, ए सी बी, एक तो ये हो गया। अब क्या आएगा? बी सी ए। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन? ये भी हो जाएगा, हो गया सर ये भी। तो अब देखना जरा, अगर मैं इस तरह से लिखूं या मैं डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लूं, इसमें 2 पार्टिकल आ जाए डिस्टिंक्शबल, इसमें 1 पार्टिकल, तो फैक्टोरियल 3, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 लिख सकता हूं क्या? कितना आएगा? 3 ही तो आया इस फॉर्मूले का यूज करके, आया नहीं आया? यस सर। और मैंने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके देखा तो भी उतना ही मिला ना, 3 ही तो मिला, नहीं मिला क्या आपको? यस सर। तो अब देखो, तो ये तो हम कर ले रहे हैं क्योंकि 2 ही पार्टिकल, 3 ही पार्टिकल, 2 ही स्टेट्स है। अगर 20 पार्टिकल दे दे, 5 स्टेट दे दे, तब तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब इंटरचेंज तो करते रह जाएंगे ना, एक ही क्वेश्चन तो नहीं करना है ना पूरे 3 आवर्स में। बात बनी नहीं बनी? यस सर। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करा, इसमें बोल दे एक स्टेट में 10 पार्टिकल, एक स्टेट में 20 पार्टिकल, एक स्टेट में 15 पार्टिकल, इस तरह से टोटल नंबर डिस्टिंक्शबल है, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? तो
आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है। ठीक है? यस सर। Okay. अच्छा, एक प्रॉब्लम के साथ चलते हैं। A system has 3 spin half particles. Three spin half. Three spin half particles. One, two, three. तीनों को हम इंडिकेट कर दिए, नाम दे दिए 1 2 3. The z component of spin is given as sz is equal to sz1 plus के sz2 plus के sz3, where each of them can take value where each of them can take value plus minus half. Find first one, total number of microstate. Total number of microstate. सेकेंड वन, 2 क्वेश्चन इराइज कर दिया मैंने। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विद एसजेड इक्वल टू, अभी मैं बताता हूं आपको। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विद एसजेड इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब देखना जरा, 3 पार्टिकल दिया हुआ है, ए 1 2 3, और जेड कंपोनेंट, स्पिन का जो जेड कंपोनेंट है इस तरह से कैरेक्टराइज किया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बतानी है। तो देखो, मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था शुरू में, अगर स्पिन दिया हुआ हो, ठीक है ना, स्पिन दिया हुआ हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या माइक्रोस्टेट कैसे डिफाइन करते हैं? 2s plus 1 to the power n. 2s plus 1 के पावर n। तो देखना जरा, 2 into 1/2 प्लस के 1, स्पिन हाफ सिस्टम है ना, और कितने पार्टिकल्स है भाई? 3 है ना? 3. तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा साहब? 8। पहले का आंसर आपने दे दिया, ठीक है, बात बनी नहीं बनी? Yes sir. Yes, लेकिन sir. अब देखते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कैसे 8 आ रहा है। क्या दिया हुआ है जी? Sz इज इक्वल टू एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग।
हाँ, एस जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एस जेड वन प्लस Z2 एस जेड टू प्लस Z3 एस जेड थ्री। अब एस जेड वन का मतलब क्या है, पहले पार्टिकल पहला इलेक्ट्रॉन, एस जेड टू Yes. का मतलब क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, एस जेड थ्री का मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन। और सभी की देखो, इसमें एक क्वेश्चन और भी मेंशन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और एस जेड वन पहला इलेक्ट्रॉन, एस जेड टू दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन, एस जेड थ्री तीसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन, और ईच कैन टेक वैल्यू प्लस माइनस का हाफ। इसकी एस जेड वन की वैल्यू प्लस माइनस हाफ हो सकता है, एस जेड वन इज इक्वल टू प्लस माइनस के हाफ, एस जेड टू का मतलब प्लस माइनस के हाफ, क्लियर है ना, और एस जेड थ्री का मतलब प्लस माइनस के हाफ। इसका मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ। बात बनी नहीं बनी, समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब देखना जरा, अब ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ। अभी मैंने तो दिखा तो दिया आपको, लेकिन इस तरह से देख लेते हैं। अगर एस जेड वन की जगह पे जो पहला स्पिन होगा पहले पार्टिकल का, तो उसका स्पिन प्लस भी हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ। दूसरे पार्टिकल का स्पिन प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो। तीसरे पार्टिकल का स्पिन प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, राइट। तो देखना जरा, सबका एक बार मैंने सबका प्लस हाफ ले लिया, एक बार सबका माइनस हाफ ले लिया, क्योंकि प्लस माइनस हाफ तो हो सकता है ना, माइनस हाफ ले लिया। अब एक बार दो को प्लस एक को माइनस कर दो, दो को प्लस एक को माइनस कर दिया, देखो इन तीनों में दो दो प्लस है और एक माइनस है, ठीक है ना, इन तीनों में है ना। यस सर। और अब फिर क्या कर लो, दो को माइनस एक को प्लस कर लो, Get combination X. हाँ वही आपको दिखा रहा हूं। अब बताइएगा, अब इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा क्या? नो सर। नहीं ना। No. तो अकाउंट करना जरा, कितने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आया? 1 8 2 चार, 3 8 4 5 6 7 एंड 8, राइट। हमने क्या बोला है फॉर्मूले से, कितना आंसर दिया? 8 दिया ना। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके हमने कितना मिला? 8 मिल गया ना। Yes. बात बनी नहीं बनी? लेकिन देखना जरा, अब इसके लिए एस जेड की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए एस जेड की वैल्यू क्या होगी? 1/2। हद है, अरे भाई एस जेड इज इक्वल टू एस जेड वन प्लस एस जेड टू 3/2। और इसके लिए एस जेड की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 3/2। गुड। और इसके लिए एस जेड की वैल्यू क्या होगी? 1/2। 1/2 ही तो होगा। Yes, दो को sir. ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हर कंडीशन में। और इसके Yes, लिए एस जेड की वैल्यू क्या होगी? 1/2। अच्छा, एस जेड इज इक्वल टू 3/2 के लिए कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? एस जेड इज इक्वल टू माइनस 3/2 के लिए कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 1। और एस जेड इज इक्वल टू 1/2 के लिए कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 3। 3. और एस जेड इक्वल टू माइनस 1/2 के लिए कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 3। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? दूसरा, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एस जेड इज इक्वल टू हाफ। क्लियर है? यस सर। यस सर। एस जेड इज इक्वल टू हाफ के लिए नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिला? 3। और एस जेड इज इक्वल टू प्लस 3/2 के लिए 1।
एच जेड इजकल टू -3/2 के लिए, 1. और एच जेड इजकल टू माइनस के हाफ के लिए। 3. तो इस तरह से क्वेश्चन अराइज कर, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर तो हम डायरेक्ट फार्मूले से दे सकते थे, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम का जब तक हमको डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं आएगा हम आंसर नहीं दे सकते। इसलिए दूसरे क्वेश्चन को मैंने जानबूझ करके अराइज किया था कि आपको ये समझ में आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ जाए। अभी एच जेड इजकल टू हाफ के लिए पूछा था, एच जेड इजकल टू माइनस के 3/2 के लिए पूछता तो आंसर क्या होएगा? 1. एच जेड इजकल टू +3/2 के लिए पूछता तो आंसर क्या होएगा? 1 होगा। और एच जेड इजकल टू -1/2 के लिए पूछता तो आंसर क्या होता है आपका? 3. बात बनी नहीं बनी आपको? तो इसके Yes, sir. लिए आंसर क्या होगा? एच जेड इजकल टू हाफ के लिए 3. किसी की कोई दिक्कत यहाँ पे इस प्रॉब्लम में? नो सर। No, sir. ठीक है, अभी तक जो कुछ नहीं समझ में आया हमसे पूछ सकते हो। अभी तक आया ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ओके, तो एक काम कर लें, क्लास को यहीं रोक लें आज। Yes, sir. बोलो हाँ या ना भाई? Yes, sir. 2 बजे तक ना? Yes, sir. ओके फिर हाँ? Okay, sir. Thanks, sir. वेलकम। Class end हो रही है अब तो हमें। Okay, sir. Good afternoon, sir. आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ले गया 40 रुपए में नुकसान कर दिया। हाथ मत धरे।